नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने बैंक में उसको डिपॉजिट करके रख दिया 1 साल तक। तो बैंक का नॉर्मल परसेंटेज होता है 4%। 1 साल बाद आपको 4% का रिटर्न मिलेगा, राइट। 1 करोड़ आपने जमाया है। लेकिन इंडिया में करंटली इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है वो है 5.08%। इसका मतलब है 1 साल बाद अगर आपको रिटर्न मिलता है 4% का, तो कुल मिला के देखा जाए तो 1.08% का लॉस है। क्या आपने ये कभी सोचा है? तो आपको अगर एफडी करना है, एमआईएस करना है, एसआईपी करना है या जो भी करना है, क्या आप ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को चेक करते हो? नॉर्मली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं है, जिस वजह से उन्हें ये समझ में नहीं आता और जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न उन्हें मिलता है इसमें वो खुश हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल ट्रेडिंग और आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। 1947 में $1 इज इक्वल टू 4.16 था, यानी कि $1 4 रुपया के करीब था। बट अभी $1 83 रुपीज है। ऐसा होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रधान कारण है इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन होता क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है? इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन का कोई रिलेशन है? देश में इतना गरीबी है तो गवर्नमेंट फ्री में पैसा क्यों नहीं बांटता है? देखो, इन्फ्लेशन यानी कि चीजों का दाम बढ़ जाना और धीरे धीरे करेंसी के वैल्यू गिर जाना। पैसे के साथ इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन वाला संपर्क है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है धीरे धीरे और पैसा का वैल्यू धीरे धीरे घटता है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट अगर सही जगह पे नहीं है तो जो भी परसेंटेज रिटर्न आपको मिलता है इससे कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। 1947 में कोई भी चीज खरीदने के लिए अगर आप 1 रुपया देते थे तो आज वही चीज खरीदने के लिए आपको 120 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि समय के साथ साथ पैसा का वैल्यू गिर गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्फ्लेशन होता क्यों? क्या कंपनियां प्रोडक्ट बेचने के लिए दाम बढ़ा देता है या फिर सरकार में बैठे कुछ लोग प्रॉफिट के लिए दाम चीजों का जो है बढ़ा देता है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन का मेनली 4 रीजन। पहला रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर किसी देश का इकोनॉमी बहुत जल्दी ऊपर जाने लगेगा तो इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन कैसे? ये काम करेगा सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएंगे और वो लोग ज्यादा चीजें खरीदने का कोशिश करेंगे, जिस वजह से डिमांड बढ़ेगा लेकिन सप्लाई तो वही है। तो कंपनी तब प्रोडक्ट का जो दाम है वो बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन आएगा, और ये करना जरूरी भी है। अगर आप ट्रेन में फर्स्ट एसी टिकट अफोर्ड कर सकते हो तो क्या आप स्लीपर कोच में या थर्ड एसी में जाना पसंद करोगे? आपके पास अगर पैसा है फर्स्ट कोच का, फर्स्ट एसी का टिकट खरीदने का, तो आप वही खरीदोगे, राइट। तो जिस वजह से जो इंडियन रेलवे है वो क्या करते हैं, टिकट का प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। जिसके पास इससे भी ज्यादा पैसा है वो ट्रेन का फर्स्ट एसी का टिकट बुक कर सके। इससे क्या हुआ कि ट्रेन का फर्स्ट एसी का टिकट में इन्फ्लेशन आ गया। दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल का प्राइस में महंगाई। साल 2023 में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, जिस वजह से किसानों ने फसल का जो दाम था वो बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने टोटल जो कॉस्टिंग डिप्लॉय किया था खेतीबाड़ी करने के लिए, उतना कॉस्टिंग से ज्यादा पैसा तो उन्हें इनकम करना पड़ेगा, नहीं तो खेतीबाड़ी करके कोई प्रॉफिट होगा नहीं। अब जो कंपनी किसानों से प्रोडक्ट लेके वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, जैसे कि किसान का टोमेटो जैम, इस तरीके का जो प्रोडक्ट है, या फिर कोई स्क्वाश हो गया, माजा हो गया, फ्रूटी हो गया, जो नॉर्मली मैंगो से बनता है, अगर मैंगो का दाम बढ़ेगा तो फिर कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, और जिस वजह से कंपनी क्या करेगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ा देगा, जिस वजह से इस तरह का चीजों में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तीसरा रीजन है आप सबका सैलरी बढ़ना। आपको सुन के लगेगा कि ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि सैलरी बढ़ना तो अच्छा होता है, तो सैलरी बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे आएगा? तो देखो, सरकार या कोई कंपनी जब एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाता है तो उन्हें प्रॉफिट में रहने के लिए प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ता है। इसका और एक रीजन भी है, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या फिर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है तो कंपनी अपने पुराने एम्प्लॉय को रखना चाहेगा, और पुराने एम्प्लॉय को रखने के लिए उनका सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। और चौथा रीजन है करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका कई रीजन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा नोट्स का प्रिंट होना। अगर सरकार ज्यादा नोट्स प्रिंट करेगा तो पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा, और यही एक मेन रीजन है कि आज डॉलर और रुपीज में इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया। और ये जो तरीका मैंने कहा कि ज्यादा नोट छपने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये करने से हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश में 1 साल में 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। 2016 से 2019 के बीच में वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट था 5 करोड़ % तक पहुंच गया था। मतलब आप और हम 5% 10% इन्फ्लेशन रेट में हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो सोचो वेनेजुएला का जो इन्फ्लेशन रेट था इस टाइम में 5 करोड़ % तक पहुंच गया था। और जिम्बाब्वे का हालत ऐसा था कि 2008 के करीब सरकार ने $1 बिलियन का भी नोट छापना पड़ गया था उन लोगों को। और उस समय जिम्बाब्वे में $1 ट्रिलियन का भी एक नोट होता था, जिसका वैल्यू था $1।
कोरोना के बाद से हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट नीचे गया क्योंकि लोगों का इनकम कम हो गया था, बिजनेस सही चल नहीं रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, इस वजह से डिमांड कम हो गया था। तो सोचो अगर इन्फ्लेशन 0% हो गया तो कैसा होगा। इन्फ्लेशन हो ही ना, तो नॉर्मली ये सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है। याद करिए मैंने आपको 4 रीजन बताया था इन्फ्लेशन होने का, तो अगर आप सही से सोचोगे तो 0% इन्फ्लेशन होने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी, जिससे कि कंपनी आपका सैलरी नहीं बढ़ाएगी और सैलरी कम तो हो नहीं सकते, जिस वजह से इन्फ्लेशन जो है वही रहेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं लेकिन घटेगा भी नहीं। और अगर डिफ्लेशन आता है यानी कि चीज़ों का दाम कम जाता है तो फिर लोगों का सोच ये होगा कि आज जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ 1 साल बाद इस चीज़ का प्राइस तो कट जाएगा, जिस वजह से मैं इसको 1 साल बाद खरीदूंगा। तो लोग क्या करेंगे, अभी प्रोडक्ट खरीदना धीरे धीरे बंद करेंगे या कम कर देंगे, जिस वजह से डिमांड घट जाएगा और कंपनी का जो प्रॉफिट मेजरमेंट है वो कम हो जाएगा। और कंपनी को प्रॉफिट में रहने के लिए चीज़ों का दाम बढ़ाना पड़ेगा कि जितना भी चीज़ें खरीदा जा रहा है कम से कम उसमें तो प्रॉफिट मिल जाए, इस वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। दूसरी बात इस तरीके से सोचा जा सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में रहने के लिए क्या करेगा, जो एम्प्लॉई है उन लोगों को बाहर निकाल देगा, अनएम्प्लॉय हो जाएगा लोग, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी कि इन्फ्लेशन आने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अब इस चार्ट को देखो, इसे कहा जाता है फिलिप कर्व। फिलिप ने बनाया था इस चार्ट को। ये हमें दिखाता है इनवर्स एंड ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब हम चाहते तो है कि चीज़ों का प्राइस कम हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्या है, नहीं है, ये मुझे बताने का जरूरत आप लोगों को नहीं है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन फिलिप कर्व्स का भी एक लिमिट है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन के केस में ये काम नहीं करता, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन तब होता है जब पॉलिटिकली कुछ चीज़ें होता है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर कभी मौका मिले तो इसके बारे में मैं एक अलग सा डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप पैसा सिर्फ बैंक में रखते हो तो ईयरली 5% इन्फ्लेशन रेट को अगर एडजस्ट करने का कोशिश किया जाए तो फिर जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा उससे आपको 5% माइनस कर देना है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट नहीं है। और जिस वजह से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगर सही जगह पे प्रॉफिट में रहना है तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखना होगा। म्यूचुअल फंड, SIP, ETF, इंडेक्स फंड, बैंक निफ्टी या फिर कौन कौन सा स्टॉक है जो अपकमिंग 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको एक अच्छा इंटरेस्ट प्रॉफिट दे सकता है। ये सीखने के लिए आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो मेरे पास है एक कंप्लीट गाइड बेसिक टू एडवांस का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जिसके साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा जो मैंने बताया, जो आप सीख सकते हैं और आपका फाइनेंशियल जर्नी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इन्फ्लेशन की इस चीज़ से बच सके। और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है तो स्क्रीन के दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपका सैलरी जो भी हो, चाहे आपका इनकम जो भी हो। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एक बात बताओ, इतने बड़े कंट्री में कैसे पता चलेगा कब महंगाई बढ़ गया? तो इन्फ्लेशन को ट्रैक करने का या मेजर करने का 2 मेन तरीके हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो होलसेल मार्केट है उसका एवरेज कैलकुलेशन होता है, जो 3 तरह का होता है, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक FMCG, फूड प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, ये सब हो गया। 3 नंबर है मैन्युफैक्चर गुड्स लाइक रबर्स, टेक्सटाइल्स, ये सब। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर लेवल पे, मार्केट लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है और इस डेटा को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट नाउ इंडिया का WPI है 8.68%। याद रखिएगा WPI में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज इसमें कैलकुलेट नहीं होते, और मैक्सिमम लोग रिटेल प्रोडक्ट खरीदते हैं। आप और हम जैसे लोग नॉर्मली दुकान से सामान खरीदते हैं, और इसीलिए हमारे पास है इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI। CPI क्या करता है, रिटेल में गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी खरीदा बेचा होता है उसका एक एवरेज बनाता है और उसका कैलकुलेशन करके हमें मॉनिटर करता है। मॉनिटर करके वो एक इंटरेस्ट रेट हमें बताता है कि क्या रेट चल रहा है। इस पॉलिसी को RBI रिलीज करता है, जिसको मॉनिटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। CPI का भी 4 कैटेगरी है, जिसे अलग अलग डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। राइट नाउ इंडिया का CPI इन्फ्लेशन रेट है 5.08%, यानी कि
अगर आप कोई FD, RD, PPF, MIS, SIP, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी और इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको जो भी परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है वहाँ से 5.08% का माइनस लगाने के बाद जो आपको मिल रहा है वो आपको प्रॉफिट है। आपको ये चीज चेक कर लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इंटरेस्ट रेट के साथ इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि एंड ऑफ द मैच्योरिटी, एंड ऑफ द टाइम आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कहीं वो माइनस में तो नहीं है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको ड्रॉप करना है। CPI इज इक्वल टू WPI प्लस रिटेलर्स मार्जिन प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये जो करने से, ऐड करने से हमें CPI का डेटा मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कितना परसेंट का इन्फ्लेशन सही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ब्लड प्रेशर की तरह है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो कितना परसेंट होने से सही रहेगा? तो इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि USA, UK, तो आइडियल इन्फ्लेशन रेट होगा 2%। और अगर कोई कंट्री डेवलप हो रहा है लाइक हमारे कंट्री, लाइक इंडिया, तो यहाँ का आइडियल इन्फ्लेशन रेट होगा 2% से लेके 6% के बीच में, जो ऑलरेडी है। तो इस वजह से सरकार को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार बहुत तरह का काम करती है जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे हम इंडिया में RBI के नाम से जानते हैं। तो RBI इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन करते हैं। तो जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा RBI, जिसे रेपो रेट कहते हैं, जो बाकी बैंक्स को लोन्स दिए जा रहे हैं, तो कम बैंक्स लोन लेंगे, जिस वजह से बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा और लोग कम लोन लेना चाहेंगे। सोचो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप ऑब्वियसली कोशिश करो कि कम से कम लोन लिया जाए, अगर जरूरत है तो ही, नहीं तो नहीं लेना है लोन, राइट। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर आप लोन लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो गया है। इस वजह से क्या होगा, लोग कम लोन लेना चाहेंगे, जिस वजह से बहुत कम पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा और इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन घटेगा। तो इसका मतलब हुआ अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा और रेपो रेट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि रेपो रेट के साथ इन्फ्लेशन का ऑपोजिट रिलेशन है। इसके अलावा और भी तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, जैसे कि ज्यादा नोट प्रिंट करना जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली, या फिर टैक्स को बढ़ाना, या फिर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग को कम कर सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो अभी तक हमें समझ में आया कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगी और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी ग्रोथ नीचे जाने से भी इन्फ्लेशन आती है, जिसे कहते हैं स्टैग्फ्लेशन। इसके पीछे रीजन है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना और तेल का प्राइस यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना। सोचो कि देश में रिसेशन है, भूखमरी चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने पीने का, लेकिन क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया। अब तेल का प्राइस बढ़ने से चीजों का दाम बढ़ जाता है, तो रिसेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चीजों का दाम कमेगा नहीं। तो ऑयल का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन देश में अभी रिसेशन चल रहा है, तो इस वजह से भी ये चीज होता है। साल 1870 से 1890 के बीच में USA में एक अलग ही सिनेरियो स्टार्ट हो गया था। चीजों का दाम कम रहे थे, मतलब डिफ्लेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। इस दौर में हर साल 2% करके डिफ्लेशन हो रहा था, जो 2% करके हर साल चीजों का दाम कम हो रहा था, लेकिन बिजनेसेस अच्छा चल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट था, लोगों के पास पैसा था, बिजनेसेस अच्छा था, और इसीलिए डिफ्लेशन रहने के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया था। इसके पीछे मेनली जो रीजन कहा जाता है कि इस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था, नया इनोवेशन हो रहा था। आपको बता दूं, उस समय थॉमस अल्वा एडिसन जिंदा थे, जिन्हें फादर ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, और निकोला टेस्ला भी जिंदा थे, जो एक टॉप लेवल का इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थे। वो अगर कुछ साल और जिंदा रहते तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए हमें तार या वायर का जरूरत नहीं पड़ता, हम वाईफाई की तरह इलेक्ट्रिक बल्ब भी जला सकते थे विदाउट वायर। और इसीलिए 1870 से 1890 के इस पीरियड को कहा जाता है द ग्रेट डिफ्लेशन। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमिक टाइटल होल्ड करता है। लोग मैच्योर हो रहे हैं, एडुकेटेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है और साथ में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है। रोबोटिक्स और AI के जमाने में अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ जॉब या बिजनेस करने से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट का सही तरीका, सही जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। आने वाला कल के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला कल और भी मुश्किल होगा, कुछ भी फ्री नहीं होता, और इसीलिए कहते हैं टाइम इज मनी। तो समय को वेस्ट मत करो। अगर समय वेस्टिंग हो रहा है तो उसको समझने के लिए ये वाला वीडियो देखो, और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, कैप्टन ट्रेडिंग पे आपको हर जगह पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।